जय हिंद बच्चों। हम लोगों ने क्लास 10th की साइंस के कुछ हिस्से हम लोगों ने देखे थे। फिजिक्स के लगभग बहुविकल्पीय हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की थी। बहुविकल्पीय से जुड़े हुए लांग प्रश्नों को भी हम लोगों ने कवर किया था। अब है केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन और हम प्रयास करेंगे कि इसी बहुविकल्पीय के जरिए आपकी केमिस्ट्री को समाप्त कर दिया जाए इसी लेक्चर के साथ। चलिए, तो हम लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन हैं। हाँ, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब ये थोड़ा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि असत्य लिखा आ रहा है कि सत्य लिखा आ रहा है। यहां कौन सा कथन कौन सा कथन असत्य है। अपक्रिया दी हुई है 2PbO, PbO मतलब लेड ऑक्साइड धन कार्बन, ये दोनों सॉलिड के रूप में है। इनसे बन रहा है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में आ रही है। पूछा गया सीसा अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो पहले हम जाने उपचयन क्या है। उपचयन का अर्थ ये होता है, ऑक्सीडेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसी को बोला जाता है ऑक्सीकरण। इसी को बोला जाता है ऑक्सीकरण। चाहे हम ऑक्सीकरण बोले, चाहे उपचयन बोले और चाहे ऑक्सीडेशन बोले। उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर किसी भी यौगिक से किसी भी परमाणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका उपचयन हो रहा है। या हाइड्रोजन का निकलना, अगर हाइड्रोजन निकल भी रहा है तब भी उपचयन हो रहा है। अच्छा, जो ये प्रक्रिया संपन्न करवाता है उसको उपचायक बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उपचायक बोला जाता है। जो ऑक्सीजन को जुड़वाने का काम करता है उसको उपचायक बोलते हैं। जैसे चालक होता है चलाने वाला, धावक मतलब दौड़ने वाला, ऐसे उपचायक का अर्थ होता है उपचयन कराने वाला। जो अपक्रिया के साथ उपचयन कराएगा उसको उपचायक बोला जाएगा। तो हम मोटी मोटी बातें समझ रहे हैं कि उपचयन का अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो उपचयन हो रहा है। तो इसमें देखिए किससे ऑक्सीजन जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा, किसका ऑक्सीजन जुड़ रहा है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और किससे? अच्छा, अपचयन हम समझ लें। अपचयन तो अपचयन का मतलब ये होता है, या तो अपचयन को हम बोलते हैं रिडक्शन। हाँ, अपचयन का अर्थ होता है या तो ऑक्सीजन निकले, या तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना माने या तो ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े, तो इसका मतलब यह हुआ कि अपचयन हो रहा है। और जो अपचयन की प्रक्रिया को कराएगा उसको अपचायक कहा जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? अपचायक बोलेंगे। तो अब यहां कह रहा है क्वेश्चन, लेड ऑक्साइड है धन कार्बन है, बन रहा है लेड और CO2। तो कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा का क्या अपचयन हो रहा है? तो अपचयन मतलब ऑक्सीजन निकलना। सीसा का अपचयन, सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ना। तो उपचयन किसका हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो उपचयन और अपचयन की परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर रेडॉक्स अपक्रिया देख लीजिएगा। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो।
उपचयन भी हो, ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, ऐसी अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये सामने जो लिखी हुई है वो रेडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे। अब हम पहचानेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये बात हम देखेंगे। तो लेड ऑक्साइड, इसके पास तो ऑक्सीजन था ही, यहां से निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल करके लेड में परिवर्तित हुआ, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन है। इसका मतलब लेड ऑक्साइड जो हो रहा है अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। अच्छा, कार्बन के पास यहां ऑक्सीजन नहीं था, नहीं था, और कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, उपचयन है। इसका मतलब कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बात सत्य है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये बात सत्य है। सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित, अपचयन शीशे का नहीं हो रहा है, अपचयन हो रहा है लेड ऑक्साइड का, तो इसका मतलब ये बात गलत है। और सॉरी, शीशा अपचयित हो रहा है, तो शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये बात गलत है। और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाद में बना है ना, तो उपचयन हो रहा है कार्बन का, ये भी बात गलत है। ये दोनों बात गलत हैं, यानी ये दोनों ऑप्शन असत्य हैं, असत्य पूछ रहा था, तो यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी, ए और बी, यानी ए वाला भी ऑप्शन असत्य है और बी वाला भी ऑप्शन असत्य है। अच्छा, उपचयन देख लीजिएगा, अपचयन देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसको हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अच्छा, आक्सीकारक या उपचायक भी देख लीजिएगा, ध्यान देंगे। उपचायक मतलब होता है कौन उपचयन करवा रहा है, तो उपचयन किसका हो रहा है, कौन ऑक्सीजन जोड़ रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, कौन करवा रहा है, लेड ऑक्साइड ना होता तो कार्बन का उपचयन ना हो पाता, तो यानी कि यहां पर इस अपक्रिया में देखा जाए तो पीबी वो आपका उपचायक है। अपचयन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का, कौन करवा रहा है, कार्बन, तो ये कार्बन आपका हो जाएगा अपचयन होती है। इसको एक पैमाना है और इस पैमाने के सहारे हम अम्ल क्षार और उदासीन विलयन की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। इसको सोरेनसन ने विकसित किया था। ये होता है हाइड्रोजन आयन यानी H+ का सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम pH मान कहते हैं। क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं। यानी परिभाषा क्या होगी, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी H+ का सांद्रण यानी कि H+ ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं। तो एक तो हो गया pH मान बराबर होगा माइनस लॉग H+ और बेस 10। अगर हम इसी को घात के रूप में लिखें तो 10 की घात माइनस pH बराबर हो जाएगा H+। अब है जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल, तो जल का आयनिक गुणनफल होता है हाइड्रोजन आयन गुणे हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण को ही हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और H+ गुणे OH माइनस का मान होता है 10 की घात माइनस 14 मोल प्रति लीटर। अच्छा, यही जब उदासीन कब होगा, जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर होंगे, है ना, और बराबर होंगे तो इसका मतलब H+ का सांद्रण और OH माइनस का सांद्रण ये बराबर हो 10 की घात माइनस 14 की।
नहीं, दोनों बराबर होंगे तो 10 के घात -7 7 हो जाएंगे। 10 के घात -7 ये और 10 के घात -7 ये, तभी तो दोनों है ना। उदासीन जब होगा, जब विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। और विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम pH मान देखें, H+ बराबर 10 के घात -pH, है ना। H+ का मान कितना है, 10 के घात -7 बराबर 10 के घात -pH। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, 7। लेकिन ये pH जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। -7 बराबर -pH, तो 7 pH वैल्यू जो होगी वो 7 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या ऐसे कह ले, हाँ, अम्लीय विलयन के लिए जो pH मान होता है इसी फार्मूले से सिद्ध हो जाएगा। अम्लीय विलयन के लिए, अम्लीय विलयन के लिए pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्षार के लिए कितना होता है, क्षारीय के लिए pH मान 7 से ज़्यादा होता है। और उदासीन के लिए pH मान होता है 7। और ये जो पैमाना है वो 0 से लेकर के, pH मान का जो पैमाना है 0 से लेकर के 14 तक विकसित है ना। 7 पर उदासीन हो जाएगा, 7 पर क्या हो जाएगा, 7 पर उदासीन, और 7 से कम 6 5 4 3 2 1 0, ऐसे 8 9 10 11 12 13 और 14। ये क्षारीय शक्ति बढ़ती जाएगी और ये अम्लीय शक्ति इधर बढ़ती जाएगी। जैसे अगर किसी का pH मान 0 है और किसी का pH मान 6 है तो 0 वाला ज़्यादा अम्लीय है, या किसी का pH मान 1 है और किसी का pH मान 5 है तो 1 वाला ज़्यादा अम्लीय है। ऐसे ये क्षारीय शक्ति लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे किसी का pH मान 8 है, किसी का pH मान 10 है तो 10 वाले का ज़्यादा होगा क्षारीय शक्ति। ये अम्लीय शक्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे वैल्यू घटेगी, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0, तो वैल्यू जैसे घट रही है इसकी अम्लीय शक्ति बढ़ रही है। यहाँ वैल्यू बढ़ रही है तो क्षारीय शक्ति भी बढ़ रही है। तो इससे आप लोग pH मान, तो शुद्ध जल का pH मान हमने बताया, शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक ऑप्शन 0 था, 1 था, 7 था, 14 था। तो 14 वाला तो क्षारीय हो गया, 7 वाला उदासीन हो गया, 1 वाला अम्लीय हो गया, 0 वाला भी अम्लीय हो गया। चलिए इस सवाल को हम ध्यान देंगे। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान होगा, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। अच्छा, H+ बराबर क्या होता है, 10⁻⁻ pH बराबर हो जाएगा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। और अगर हम तुलना करेंगे तो pH बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। pH कितना हो जाएगा, 7। यानी विलयन पूछ लिया है, विलयन किस प्रकार का है, तो विलयन उदासीन विलयन है। ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया है, डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभी हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे रखा होता है। जैसे सवाल यही आ जाए, ध्यान देंगे, यहाँ हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी प्रश्न घुमा देता है और कहता है हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण। हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 10⁻³ मोल प्रति लीटर, 10⁻³ मोल प्रति लीटर। तो ध्यान देंगे, तो हम पहले क्या निकालेंगे, यहाँ OH- का सांद्रण दिया हुआ है। किसका सांद्रण दिया है, OH- का। अब OH- का दिया है, लेकिन फार्मूला जो हमारे पास है वो H+ के लिए है, OH- के लिए फार्मूला नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, जो बराबर 10⁻14। तो अब OH- का 10⁻³ है, तो 14 में से 3 घटा दो, कितना आएगा,
तो H प्लस बराबर हो जाएगा 10 के घात -11। ज़्यादा लफड़ में ना पड़ो, वैल्यू वैल्यू मत रखो, ये 14 में से उतना जितना हो हाइड्रोक्साइड वाला उतना माइनस कर दो, 14 में से 3 घटा दो, माइनस वाले से भी छोड़ दो लफड़ा, 14 में से 3 जाएगा 11, 10 के घात -11 हो गया। अब ये हो जाएगा 10 के घात माइनस pH, तो pH बराबर आ जाएगा 11। विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है? विलयन क्या है? क्षारीय है। 7 से ज़्यादा है ना, pH मान 7 से क्या है? ज़्यादा है, तो विलयन आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो 2 टाइप के प्रश्न हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया। अगर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया है तब डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दो। जैसे मान लीजिए एक सवाल आ जाए आपके पास कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण मान लो दिया है 10 के घात -5 मोल प्रति लीटर। अब पूछ ले pH मान क्या होगा, तो सीधे सीधे यहाँ H प्लस की वैल्यू दी हुई है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कह रहा है, H प्लस की वैल्यू दी है 10 के घात -5, और H प्लस बराबर क्या होता है? 10 के घात -pH बराबर 10 के घात -5, तो pH बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से कम है अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है क्षारीय है, 7 है उदासीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो धामन सोडा, धामन सोडा माने धोने वाला सोडा है ना, तो धामन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, ये धामन सोडा का सूत्र होता है। ये जो है वो खाने वाला सोडा है, खाने का सोडा NaHCO3, ये खाने का सोडा है जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। NaCl तो आपका सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं। NH4Cl ये नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तो धामन सोडा का सूत्र होगा Na2CO3 × 10H2O। खाने वाले सोडा का सूत्र क्या होगा? NaHCO3। ये साधारण नमक है NaCl, ये NH4Cl नौसादर है, ध्यान देंगे। उसके बाद आपका बच रहा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी जिसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या हिंदी इसकी क्या होती है? विरंजक चूर्ण। फार्मूला होगा CaOCl2। CaOCl2। आपसे पूछा जा सकता है कि POP का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो POP घरों में लोग करवाते हैं, है ना, तो इसका होता है CaSO4 × ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। जल के अणु आधे हैं। जल के अणु क्या हैं? यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर कोई पूछ ले जिप्सम का सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा CaSO4 और × 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। जिप्सम से ही POP बनाया जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में आप ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर नाम में सिल्वर है ना, नाम में केवल सिल्वर है लेकिन वहाँ सिल्वर नहीं है, केवल नाम में सिल्वर है। अब यही कंफ्यूज कर देता है कि जर्मन सिल्वर में लोग समझ रहे हैं कि सिल्वर होगा इसमें, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी कि चांदी नहीं होती है, चांदी नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 20% और निकिल होता है 20%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। अच्छा, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो जिसमें क्या होगा कि जो ज़्यादा क्रियाशील होगी या तो सोडियम या फिर पोटेशियम,
जो ज़्यादा क्रियाशील होंगी वही ठंडे जल से हाइड्रोजन क्या करेंगी, विस्थापित करेंगी। तो इसमें इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका क्या, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? हाइड्रोजन को कौन नहीं हटा पाएगी? तो देखिए हाइड्रोजन को हटा कौन कौन पाएगा, पहले ये जान लो। तो हम पढ़ते हैं पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी को ही हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी को ही क्या बोला जाता है, सक्रियता श्रेणी बोला जाता है। इसमें क्या होती है कि धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। माने धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसकी विशेषता ये होती है कि प्रत्येक धातु जो होती है वो अपने से बाद में आने वाले धातुओं को विस्थापित कर देती है। प्रत्येक धातु अपने से बाद में आने वाले धातुओं को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है।